स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों के यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा सेशन। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर हैं। 1 चैप्टर 1 2 3 4 यानी टोटल 4 चैप्टर है। चौथा चैप्टर तीनों चैप्टर के हमने वन शॉट में आपको एक वन शॉट में यानी हम आप लोगों को पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दिए। ठीक ठीक है। इसमें हम बात करने वाले कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। चौथा चैप्टर है। तो इस सेशन में देखिए कार्बन और उसके यौगिक में क्या क्या पढ़ना है इस सेशन में। ठीक, तो उसके बारे में देखेंगे। और हाँ, जैसा कि ये भी हम जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से, तो बच्चे जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो भैया तैयार कर लो, कुछ ना कुछ तो पढ़ लो, नहीं तो हो जाओगे भैया फेल। ठीक, तो ये हम चाहते नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ नहीं है तो भैया कुछ ना कुछ सर्च करके हमारे चैनल से और दूसरे चैनल के माध्यम से किताब तक खोल कुछ पढ़ लीजिए। ठीक, अगर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब वीडियो को आगे शेयर कर दें। तो चैप्टर नंबर 4 दे रखा है कार्बन और उसके यौगिक। जानते हैं कि 4 मार्च को हमारा पेपर है, ठीक, साइंस का। तो कार्बन और उसके यौगिक इसमें क्या पढ़ना, देखिए कार्बन में हमको पहले सबसे पहले कार्बन के बारे में आना चाहिए। पूरा चार्ट बाई चार्ट लेकर आए, पूरा चार्ट एक पूरा माइंड मैप है। ठीक, इस माइंड मैप में आपको पूरा तैयार करना है क्या क्या है हमारे चैप्टर में। तो देखिए हमारा जो ये रहने वाला है कार्बन और परमाणु। कार्बन है, फिर कार्बन के बाद क्या है, अपर रूप है कार्बन के हमारे इस चैप्टर में। अपर रूप में हमको पढ़ना है फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप में है। उसके बाद करेंगे जाएंगे फिर कार्बन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 परमाणु संख्या होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, विन्यास इनका 2 4 होता है। ठीक, उसके बाद की जाए विषम परमाणु संख्या। विषम परमाणु एवं प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक, तो ये होते हैं हेलोजन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन यानी परमाणु, ये क्रियात्मक समूह जिसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद की जा रही है बहुमुखी प्रति, श्रृंखलन, आकार, लघुता और चतुर्थ संयोजकता, ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद इधर अपर रूप में 3 अपर रूप हैं, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, पूरा चैप्टर है, पूरा माइंड मैप। उसके बाद की जाए सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध में एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध, ये आबंध है। ठीक, उसके बाद की जा रही है भैया यौगिक के बारे में। तो यौगिक में क्या है, यौगिक में हमको पढ़ना है, ठीक, रासायनिक गुणधर्म उनके पढ़ने हैं, यानी दहन प्रक्रम, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण और प्रतिस्थापन यौगिक में। उसके बाद की जाए यौगिकों के। यौगिकों में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो कार्बनिक यौगिकों में हमको खाली सिर्फ पढ़ना है अल्कोहल और यानी एथेनॉल और एसिटिक अम्ल। ठीक, उसके बाद की जाए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में बात की जाए तो एल्केन और असंतृप्त में बात की जाए तो एल्कीन और एल्काइन। ठीक, ये पढ़ना। उसके बाद की जाए फिर हाइड्रोकार्बन में फिर आ जाते हैं श्रृंखला, शाखित और वलय। श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, वलय वाले हाइड्रोकार्बन और शाखित हाइड्रोकार्बन। उसके बाद की जाए हाइड्रोकार्बन फिर आ जाता है पर्यावरणीय समस्या, मिसेली निर्माण, स्कम यानी मिसेल निर्माण, साबुन का निर्माण, ये वाला टॉपिक। संरचनात्मक समावयव यानी ब्यूटेन और पेंटेन। तो ये पूरा माइंड मैप रहने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। इस पूरा माइंड मैप, इसको जो जो टॉपिक रह गए ये पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतने टॉपिक आपके चौथे चैप्टर में रहने वाले हैं। तो इसमें से आप लोग तैयार करके जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो आप भैया यौगिक तैयार करके जाइएगा, रासायनिक गुणधर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। उसके बाद की जाए तो ये पर्यावरणीय समस्या यानी स्कम, मिसेली निर्माण, साबुन तैयार करके जाइएगा। फिर हाइड्रोकार्बन भी देख लीजिएगा, हो सके तो पूरा चैप्टर देख के जाइएगा ना भैया। चौथा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का, पूरा चैप्टर चौथा तैयार करके जाइएगा। अब भैया कार्बन देखिए, इसमें हमने देखा किसमें कार्बन के बारे में देखेंगे भैया। एक क्लास कार्बन और उसके यौगिक खल्लास, एक क्लास में कार्बन और उसके यौगिक खल्लास। इस सेशन में हम पूरा कार्बन और उसके यौगिक को खल्लास करेंगे। तो बच्चे अभी जाइएगा मत, कोई भी नहीं जाइएगा। ठीक, जुड़े रहिए हमारे सेशन से। बात किया जा रहा है कार्बन। कार्बन एक अधातु है, इसका रासायनिक प्रतीक चिन्ह सी है, यानी उनका परमाणु प्रतीक है जो क्या है, सी है। इसे प्रतीक कैसे करते हैं, सी से करते हैं। परमाणु क्रमांक 6 है। प्राकृतिक रूप में से समस्थानिकों के 3 हैं, यानी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 12C, 13C और 14C। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा था आबाउ के नियम अनुसार और बोरबरी का नियम अनुसार। ठीक, तो 2 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। संयोजकता इसकी 4 होती है, इसलिए चतुर्थ संयोजक है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ये हमको पता है। संयोजकता कैसे कहते हैं, बंद बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। उसके बाद की जा रही है कि भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, पुस्तकें या अन्य बहुत सी वस्तुएं जिसे आप सूचीबद्ध कर सकते हैं, सभी इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित हैं। दूसरे शब्दों में सभी सजीव आकृतियाँ कार्बन से बनी हैं, यानी जितने भी सजीव हैं वो सभी कार्बन से बनी हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं अगला हेडिंग, अगले टॉपिक के बारे में, कार्बन का परिचय। अब देखिए कार्बन क्या है, हम कार्बन और उसके यौगिक का चैप्टर है, तो इसमें हम पहले देखेंगे कार्बन क्या है। तो इसमें कार्बन के बारे में देख रहे हैं। तो कार्बन एक धातु क्या है,
अधातु। हमने भैया धातु धातु वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कैसे अधातु। तो ये कार्बन क्या है, अधातु। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर हमने देखा था इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद की जाए परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इसकी कितना होती है, 6 होती है। तो ये कार्बन के बारे में कुछ टॉपिक था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, तो अगले प्रश्न पे जा रहे हैं। तो उसके बारे में कार्बन देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हुआ, जैसे पूरा इसके बारे में डिटेल में देखो, पूरा नोट्स लेकर आए हुए आपके लिए। परमाणु भार कितना होता है, इसका 12 होता है, आप लोगों को पता होगा। परमाणु संख्या Z यानी 6 होता है, अभी हमने बताया। न्यूट्रॉनों की संख्या बात की जाए तो परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या जो होता है वही न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो 12 में से हम 6 घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या 6, परमाणु भार कितना होता है, 12। ठीक, अगर बात की जाए तो परमाणु भार के बारे में, तो परमाणु भार कैसे निकालते हैं, परमाणु भार इज इक्वल टू P प्लस N, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात की जाए कार्बन एवं सर्वोत्तमुखी तत्व। कार्बन एक सर्वोत्तमुखी तत्व है, ये सभी स्थानों पर पाया जाने वाला तत्व है। जो कार्बन है सभी स्थानों पर पाया जाने वाला तत्व है। कार्बन भूपर्पटी में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% गैस के रूप में है। यानी वायुमंडल में इसकी परसेंटेज की मात्रा पूछी जाए तो 0.03% है, और लेकिन अगर भूपर्पटी में पूछी जाए तो 0.02% है। जीव जंतुओं में व पेड़ पौधों कार्बन के यौगिकों से मिलकर बना है। नहीं, जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे ये कैसे होते हैं, कार्बन के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, फिर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछा जाए तो भैया वो आप बाहु के नियम अनुसार हम कर सकते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN, यानी के में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, 2 होती है। L में 3 6, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 8 आ सकते हैं। तो यहाँ टोटल बचे थे 4, तो हमारे 4 आ गए। ठीक, टोटल परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएंगे, K 2 और 4। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद की जा रही कार्बन द्वारा यौगिक। कार्बन चतुर संयोजी यौगिक है। कार्बन कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C प्लस धनायन नीना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C प्लस ऋणायन आयनिक कार्बन बनता है। चाहे 4 इलेक्ट्रॉन खो दे और धनायन बना ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले और ऋणायन बना ले। ठीक, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। 4 अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन है इनको धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन। 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहती है ना, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। 4 इलेक्ट्रॉन पाना इसके लिए बहुत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों को परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर बंध बनाता है। इसीलिए क्या करता है, जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहती है, इसलिए इसके पास 4 आबंध बन जाते हैं, 4 बंध रहते हैं कार्बन में। ठीक, कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में आबंध बनाते हैं। ये जो तत्व दे रखे हैं कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सभी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण ही बंध बनाते हैं। अब बात की जा रही कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप में कैसे अपर रूप है, तो इसका क्रिस्टलीय अपर रूप में देखें तो अपर रूप का मतलब इसका दूसरा रूप, तो वे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, जिसकी संरचना निश्चित है तथा निश्चित कोण है, उसे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। जिसकी संरचना निश्चित है, जिसकी कोण निश्चित है, तो वो जो होते हैं वही क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। उसके बाद देखें हम अगला टॉपिक। देखिए लेंथी चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर लेकर आए। अभी हमने बताया था ना चार्ट में कि दिखाया था क्या क्या पूरा, तो वही देखिए पूरा हम दिखा रहे हैं। ठीक, नोट्स पूरा इसको तैयार करें। अगर पेपर के एक दिन पहले ये सेशन देख रहे हो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सेशन, पूरा आपको 1 शॉट में रिवीजन होगा पूरा। ठीक, एक क्लास पूरा कार्बोनेट्स के यौगिक खल्लास। ठीक, क्रिस्टलीय और अपर रूप के प्रकार। एक क्रिस्टलीय अपर रूप के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार हमने देखे हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अन्य है ग्रेफीन और कार्बन नैनोट्यूब, ये तो अन्य है। ठीक, लेकिन मेन है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा क्या होता है, अब हीरा के बारे में देखेंगे। तो हीरा सबसे कठोर तत्व है, ये चमकदार होती है, विद्युत का कुचालक है, चतुष्फलकीय संरचना होती है इसमें, और कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य की दूरी 154 pm होती है पैरामीटर। ठीक, पारदर्शक होती है और शुद्ध कार्बन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हीरा का, तो हीरा का उपयोग कहाँ होता है, आभूषण बनाने में करते हैं, कांच को काटने में करते हैं। कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है, हीरा को। हीरा कांच को काट देता है। ठीक, उसके बाद की जा रही है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे, तो ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन अणुओं से उसी तल में बने हैं, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है।
इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है। इस प्रकार कार्बन संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। ग्रेफाइट विद्युत का एक बहुत अच्छा सुचालक है, जबकि अन्य अधातु सुचालक नहीं होते। ये जितने भी अन्य धातु हैं सुचालक नहीं होते हैं। ठीक, ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है और अन्य सभी धातु सुचालक नहीं होती। यानी विद्युत उष्मा जो ग्रेफाइट होता है, जो आपकी पेंसिल में पाई जाती है पदार्थ, काले रंग का पदार्थ होता है, वही ग्रेफाइट है। इसमें विद्युत की सुचालक होती है, यानी इसमें बिजली का करंट जा सकता है, ठीक, प्रवाहित हो सकती है। यानी और भी किसी धातु में विद्युत नहीं पहुंच सकती, विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। उसके बाद देखा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भैया क्या है? तो ग्रेफाइट मुलायम और भंगुर प्रकृति की होती है, यानी मुलायम होती है और भंगुर प्रकृति की होती है। परतदार संरचना होती है, खटकोड़ीय, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होती है। ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होती है। उसके बाद की जाए अगला पृष्ठ के बारे में, तो ये पृष्ठ कौन खुल गया हमारा? ठीक, अगला पृष्ठ। तो इसमें हम बात करेंगे फ्लोरीन के बारे में। कार्बन के 3 अन्य कार्बन परमाणुओं को एक ही तल जुड़ा होता है। अब भैया ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है? तो शीशा व पेंसिल बनाने में। शीशा बनाने में हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं और पेंसिल बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। देखोगे आप लोगों ने बैटरी में काले रंग का पदार्थ भरा रहता है, काले रंग के इलेक्ट्रोड रहते हैं, तो वही सब ग्रेफाइट से बने होते हैं। ठीक, अब उसके बाद करें फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन अपूर्ण रूप का एक अन्य वर्ग है, यानी जो फ्लोरीन है वो कार्बन अपर रूप का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते थे। कार्बन के जो परमाणु रहते थे फुटबॉल के रूप में उपस्थित रहते थे, उसे ही फ्लोरीन कहा गया। ठीक, होते थे। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। फ्लोरीन अमेरिकी वैज्ञानिक बंकमिस्टर फ्लोरीन ने बताया कि सबसे पहले C60 बना। इसकी संरचना बॉल जैसी होती है, इसीलिए इसे बकी बाल भी कहते हैं। ये फ्लोरीन को बकी बाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना किसकी जैसी होती है? इसकी संरचना बॉल जैसी होती है, इसीलिए इसे बकी बाल भी कहा जाते हैं। अब बात की जाए हीरा। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। ये हीरा भी हमने पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ा। तो हीरा क्या होता है? कठोर प्रकृति के पदार्थ है, लेकिन ये मुलायम प्रकृति पदार्थ है। ठीक, हीरा विद्युत की कुचालक है और उष्मा का सुचालक होता है। यानी हीरे में हम जानते हैं कि विद्युत नहीं जाता, करंट नहीं प्रवाहित होता, लेकिन अगर उष्मा गर्माहट की बात की जाए तो उष्मा इसमें प्रवाहित हो जाती है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत और उष्मा की दोनों की सुचालक होती है। हीरा पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है, यानी हीरा में पारदर्शी होता है और ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। अब कार्बन में बंध पूछे जा रहे हैं, तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन जो होता है उसके सबसे बाहरी कोष में जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछी जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको चारों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यानी अगर इसको उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो प्राप्त कर ले या फिर ये खो दे, कोई दिक्कत नहीं। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना हो या खोना हो तो क्या कर सकते हैं? ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C+ रेडायन बना सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C+ रेडायन बनाएगा, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खो करके C+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा आवश्यकता होगी। तो देख लीजिएगा, ठीक, इसको। उसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा चैप्टर लेंथी रहने वाला है, टोटल 26 प्रश्न है इस चैप्टर में और सब पूरा PDF हम लेकर आए, कोई अलग से देखने की जरूरत नहीं, पूरा 1 शॉट में देखी जाइए। एक क्लास कार्बन और उसके यौगिक खल्लास, पूरा एक क्लास में हम कार्बन और उसके यौगिक खल्लास करेंगे। ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत दमदार रहने वाला है और ही सेशन से आप लोग चारों सेशन अच्छे देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होने वाली नहीं। इन दोनों स्थितियों में कार्बन के साथ समस्या है, अतः कार्बन इस समस्या का निवारण है अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन साझेदारी खुद कार्बन से या अन्य परमाणु से प्राप्त करके पाता है कि है कार्बन है कि नहीं, अथवा तत्व परमाणु इसी प्रकार साझेदारी कर यौगिक बनाते हैं। जो तत्व होते हैं कार्बन के जितने भी तत्व इसी तरह साझेदारी करके यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, अब रासायनिक बंध की बात की जाए भैया, बंध के संयोजन, इसको पढ़ लिया कार्बन के बारे में, अब बंध के बारे में बात करेंगे। किसी यौगिक के तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। यानी किसी यौगिक के तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक, इसके बाद रखा है रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं। जो रासायनिक आबंध होता है वो
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक आबंध, वह आबंध जो इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा होता है आयनिक आबंध कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा होता है आयनिक आबंध कहलाता है। जैसे Na+Cl- तो इसके भी जो आबंध बनेगा Na+NaCl आयनिक बांधों को डैश डैश करके बनाते हैं, ठीक। सहसंयोजी आबंध, ये वह आबंध जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म को की साझेदारी से आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। बात की जा रही है आयनिक यौगिक के सहसंयोजी यौगिक में अंतर। भैया आयनिक यौगिक, आयनिक बांध के द्वारा आयनिक यौगिक और सहसंयोजी बांध के बाद सहसंयोजी यौगिक। तो आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में क्या अंतर है उसके बारे में देखेंगे। आयनिक यौगिक में क्या होता है, जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है इसका उच्च होता है, लेकिन सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, सहसंयोजी में अंतर, ठीक। यह क्या है, प्रबल अंतर, आणविक बल इसका क्या होता है, प्रबल अंतर होता है लेकिन दुर्बल होता है ये, ठीक। विद्युत के कुचालक, ठीक। सुचालक होती है, कुचालक होती है। सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण, अब सहसंयोजी यौगिक के जो भौतिक गुण है तो गलनांक क्वथनांक इसका निम्न होता है। इनके मध्य अत्यंतर आणविक बल दुर्बल है, कमजोर होता है, अर्थात आसानी से टूट जाता है। इसके जो बल होता है वो दुर्बल होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता। ये विद्युत के क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। इसके बाद बात की जाए कार्बन के गुणधर्म। कार्बन के गुणधर्म के बारे में बात की जा रही है। तो चतुर्थ संयोजकता, नंबर 1 गुणधर्म है इसकी चतुर्थ संयोजकता है, 4 संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणु एक संयोजी परमाणु HCl ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कार्बन के साथ आबंध बना सकता है। यानी कार्बन जो है वो 4 संयोजकता होती है, जिसकी एक संयोजकता उसके साथ आबंध ये बना सकता है, ठीक। देख लीजिएगा। उसके बाद की जा रही है श्रृंखलन के बारे में। तो श्रृंखलन के बारे में देखेंगे तो कार्बन व कार्बन के मध्य या अन्य तत्वों के साथ एक श्रृंखलन के रूप में जुड़ा होता है, अर्थात कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी जो कार्बन के परमाणु हैं वो एक बंध, द्विबंध और 3 बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सिंगल बंध को 1 द्वारा 1 डैश, द्विबल बंध को 2 डैश, त्रिबल बंध को 3 बंध द्वारा, ठीक, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पे जा रहे हैं। अब देखिए संयोजी आबंध के प्रकार। सहसंयोजी आबंध के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध क्या है, 2 परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले संयोजी आबंध को एकल आबंध कहते हैं। यह 2 अणुओं के बीच एक रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे HHCl के बीच, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच, जैसे इसमें देखा है, ठीक। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं उनके बीच एकल बंध पाया जाता है। अब बात करें द्विसहसंयोजी आबंध यानी डबल बंध। तो 2 परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले सहसंयोजी आबंध को द्विआबंध कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की अगर साझा की जा रही है तो उनसे जो बंध बनेगा वही क्या कहलाएगा, द्विसहसंयोजी बंध। इसे 2 परमाणु के बीच 2 छोटी रेखाओं डबल डैश से प्रदर्शित किया जाता है। O के बीच, जैसे ऑक्सीजन के बीच बना है ना, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बीच द्विआबंध बनता है। ऑक्सीजन परमाणु के बीच द्विआबंध, ठीक। उसके त्रिसहसंयोजी आबंध। 2 परमाणु के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को त्रिआबंध कहते हैं। या 2 परमाणु के बीच 3 छोटी रेखाओं, ठीक, 3 डैश द्वारा दिखाया गया है, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के बीच त्रिआबंध बनता है। तो हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंध, और ऑक्सीजन के बाद डबल बंध, और नाइट्रोजन के बाद ट्रिपल बंध बनता है। ये पता हो गया, ठीक। ये देख रखा ना, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा, ठीक। उसके बाद दे रखा है नाइट्रोजन के बीच त्रिआबंध। ये हो गया सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के गुण। सहसंयोजी आबंध जो बनाने वाले यौगिक, उनके गुण क्या रहने वाले हैं? तो नंबर 1 सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल आबंध होता है। इस सहसंयोजी जो यौगिक बनाने वाले सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के अणुओं के बीच जो होता है प्रबल आबंध होता है। इसमें अंतराणु बल कम होता है। जो इसमें अंतराणु बल होता है ये बहुत ही कम होता है।
इनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही इनका कम होता है। ये यौगिक समानता विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, ये यौगिक जो होते हैं विद्युत के समानता कुचालक होते हैं। बात की जाए कार्बन के अन्य गुण, कार्बन के अन्य गुण के बारे में बात किया गया है। तो नंबर 1 श्रृंखलन गुण है कार्बन का। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक, फिर चतुर्थ संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसमें कार्बन 4 पर अन्य परमाणु या कुछ अन्य से एक संयोजक तत्वों परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। कार्बन के इस गुण को कार्बन की चतुर्थ संयोजकता कहते हैं। ठीक, तो ये रहे। उसके बाद की जा रही है कि कार्बन के बंध के कुछ गुण, कार्बन जो बंध है इसके कुछ गुण पढ़ लीजिए भैया। अब थोड़ा लेंथी होने वाला क्लास, हमें पढ़ के नहीं सुनाएंगे। ठीक, तो ये नंबर 1 गुण है कि इसके तत्व कार्बन द्वारा बनाए गए बंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप से स्थायी होते हैं। नंबर 2 दे रखा कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का, ठीक, प्रबल आबंधों के निर्माण का एक छोटा आकार भी रहता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन सहभागी युग्मों की नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। ठीक, उसके बाद कार्बन द्वारा बने यौगिक और उनके अन्य दूसरे बड़े परमाणुओं द्वारा बने यौगिक में अंतर। तो अंतर दे रखा है कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों का निर्माण एक कारण के इससे छोटा आकार भी देख लीजिएगा। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम कराएंगे, उनको पढ़ के बता देंगे, नहीं तो आप देख लीजिए। सात संयोजी आबंध का बनाना, तो सात संयोजी आबंध कैसे बनेगा इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद की जाए श्रृंखलन, तो श्रृंखलन क्या है? कार्बन कार्बन बंध बहुत ही मजबूत और स्थायी होता है। इसके कारण कार्बन से एक दूसरे के जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, संख्या के यौगिक का निर्माण कर देता है। यही क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। श्रृंखलन यानी कार्बन कार्बन। चतुर्थ संयोजकता पढ़ लीजिएगा। एक बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना कैसे होती है इसको देख लीजिएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन बिंदु, तो सीएनजी का पूरा नाम प्रश्न आ गया। सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, इसके मुख्य घटक की संरचना का निर्माण किया। सीएनजी को हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मुख्य घटक मेथेन है। क्या है? मुख्य घटक मेथेन है, देख लीजिएगा। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला कहा गया। उसके बाद हम बात करते हैं भैया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन इसके बीच पिछले हम देख ले कहा है, तो मेथेन है। मेथेन का देखो इस तरह इसका डॉट प्रोडक्ट बना है, तो कार्बन कार्बन, तो आप लोग कुछ नहीं इसको तैयार कर लीजिए। ठीक, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए मेथेन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे सभी यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक विवृत श्रृंखला युक्त, एक समवृत्त श्रृंखला युक्त। अचक्रीय एलिफैटिक जिसे कहते हैं और चक्रीय वलयी कहते हैं। ठीक, इसमें होता है संतृप्त और असंतृप्त, और इसमें क्या होता है? एलाइसाइकिल और एरोमेटिक। ये तो आपका सिलेबस में है नहीं इधर वाला, लेकिन इधर पढ़ना है। ठीक, विवृत श्रृंखला जो पढ़ना है इसे ही पढ़ना है। संतृप्त और असंतृप्त आ गया। संतृप्त में बात करेंगे एल्केन के बारे में। तो एल्केन में इसका अनुलग्न क्या है? एन होता है। एकल बंध क्या होता है? सिंगल बंध लगता है इसमें। और इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो CnH2n+2 होता है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो एल्केन का उदाहरण हो जाएगा मेथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेरेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन। ठीक, तो ये रहने वाला है। ठीक, तो उसके बाद की जाए असंतृप्त में, तो असंतृप्त में आ जाते हैं का एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन में अनुलग्न ईन होता है, अनुलग्न मतलब पीछे वाला। ठीक, और इसका द्विबंध लगता है। इसमें सीन फार्मूला होता है CnH2n, इसका सूत्र होता है। इसमें बात की जाए तो एल्कीन में होता है मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब हो जाते हैं। ठीक, एल्काइन में बात की जा रही है अनुलग्न क्या होता है? आयन, एक त्रिबंध पाया जाता है। CnH2n+2 हो जाता है, इसमें माइनस रहता है। ठीक, इसका सूत्र। इसमें बात की जाए तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन फिर वही चीज आ गया, एक श्रृंखला। हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला पाई जाती है, चक्रीय पाई जाती है। ठीक, तो वही चीज है। ठीक, संतृप्त पूरा यही चार्ट है जो मुझे बताया। उसका अगला प्रश्न देखेंगे, पूरा चैप्टर देख लीजिएगा। ठीक, अब भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त कार्बन में अंतर आ जाता है। देख लीजिए, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल व द्विबल आबंध होता है। ठीक, और द्विबंध और त्रिबंध होता है। ठीक, इसमें प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, इसमें संयोजन अपक्रिया होती है। ठीक, उसमें बात की जा रही है ये असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अपक्रियाशील होते हैं, ये संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं। इसके एग्जाम्पल एल्केन, इसके एग्जाम्पल एल्कीन और एल्काइन है। कार्बनिक यौगिक के सूत्र समान सूत्र होते हैं, देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, कार्बनिक यौगिक समान सूत्र प्रत्येक n परमाणु के लिए दिग्फलन की समान सूत्र कहते हैं। इसका एल्केन के लिए CnH2n+2 होता है। और सूत्र क्या होता है?
ठीक। तो C2H6 होता है। संक्षिप्त सूत्र बात की जाए CH3CH2। संरचना सूत्र इस तरह होता है, सब सूत्र है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सूत्र की बात की जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के बीच साझेदारी प्रदर्शित करता है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी कहते हैं। एथेन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र आगे है, ये इलेक्ट्रॉन बीट संरचना सूत्र, ठीक। तो आप इसको देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन बीट संरचना सूत्र कैसे बनता है। संतृप्त कार्बन यौगिक वह कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के केवल एकल आबंध से जुड़े होते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाता है, ठीक। उदाहरण के लिए सभी एल्केन जैसे मीथेन, इथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन आदि, ठीक। इसको देखा है एल्केन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र तो वही पूरा आपने बताया था ना कि CnH2n+2 पूरा देख लीजिए। एथेन के लिए क्या होगा फार्मूला पूरा देख लीजिए, ठीक। एल्केन के संतृप्त यौगिक मेथेथप्रोप कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन के नामकरण कैसे होंगे, तो मेथेथप्रोप ब्यूटपेंट हेक्स ये सब तैयार करके जाइएगा, ठीक। 6 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 नॉन डेक, ठीक। एल्केन में हाइड्रोकार्बन का नाम इन्हीं कार्बन श्रृंखला की निर्धारित पर किया जाता है, एन प्रत्यय लगाकर इनका नामकरण हो जाता है। जैसे मेथ में मेथेन, प्रोपेन, ठीक। इस तरह कार्बन संख्या में आगे लगाओ एथ प्रो, ठीक। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अगर पहले से पढ़ रखे तो पूरा रिकैप हो रहा है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, ठीक। ये रिवीजन करिए, वो बच्चे के लिए ये सेशन बहुत ही दमदार रहने वाला है, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए सेशन बहुत ही मजेदार रहने वाला, ठीक। इसी प्रकार बात की जा रही है एल्किल समूह के नामकरण, अणुसूत्र और संरचना सूत्र। तो एल्किल का नामकरण जैसे एथीन में हो जाएगा संरचना सूत्र इस तरह बनता है, अणुसूत्र ये होता है। प्रोपीन में क्या हो जाएगा C3H6, इसका संरचना सूत्र इस तरह बनेगा। ब्यूटीन में क्या हो जाएगा, ब्यूटीन का ये हो जाएगा संरचना सूत्र। तो अणुसूत्र भी है, संरचना सूत्र भी है, ठीक। उसके बाद देखिए इसका हेक्सिन का संरचना सूत्र ये हो जाएगा, हेप्टेन का ये हो जाएगा संरचना सूत्र ये हो जाएगा, वो ऑक्टेन का ये हो जाएगा संरचना सूत्र ये हो जाएगा अणुसूत्र, ये अनोनिन का ये हो जाएगा संरचना सूत्र ये हो जाएगा अणुसूत्र, डेकिन का ये संरचना सूत्र ये हो जाएगा अणुसूत्र। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा डॉट संरचना। प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना क्या हो जाएगा, तो डॉट संरचना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला नहीं, खाली आप लोग IPS ये तैयार करिए, ये संरचना सूत्र, ठीक। तो ये हो जाएगा। एल्काइन की संरचना की बात की जाए तो एल्काइन का समान सूत्र अभी हमने पढ़ा था, CnH2n-2 होता है। थाइनल के समूह का सरलता बढ़ू है, 2 कार्बन से मिलकर बनता है, ये देख लीजिए, पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए इसको, रोक रोक के वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। संरचना सूत्र इस तरह रहेगा, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, क्लास होगी लेंथी, ठीक। फिर हेप्टाइन का इसी तरह देखो पूरा है, लंबी चैन वाले सूत्रों को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार लिखते हैं, नोनाइन तो निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। अब लंबी श्रृंखला वाले हैं तो इसको CH करके डबल CH2 करके डबल का होल 6 करके CH3 लिख लिएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, हम देख के हम आपको कमेंट में समझा देंगे, ठीक। वीडियो देख के। प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, प्रक्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये हेडिंग इसको तैयार करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रक्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणु अथवा परमाणु के समूह है जो एक दूसरे के विशेष प्रकार से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि आमतौर पर कार्बन यौगिकों में रासायनिक अपक्रिया का क्षेत्र कार्बन यौगिकों में प्रक्रियात्मक समूह के रूप में ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन और अन्य दूसरे तत्व परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, ठीक। तो ये रहने वाला। उसके बाद की जब विषम परमाणु, तो विषम परमाणु क्या है, तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। यानी किसी यौगिक में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने वाले यौगिक को ही विषम परमाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब कहते हैं विषम परमाणु। फिर प्रक्रियात्मक समूह की सूची, अब कुछ समूह है उनकी जो सूची दे रखी है, जैसे हैलोजन ग्रुप का दे रखा है, तो इसमें क्या होता है Cl, Br और आइडो, ये सब कहते हैं ये विषम परमाणु, ठीक। सूची तैयार कर लीजिएगा, ठीक। एल्कोहल ग्रुप क्या है, तो एल्कोहल क्या है, इसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जोड़कर अल्कोहल, इसमें हाइड्रो पूरा पढ़ लीजिए। एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ना है, एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ लीजिए, रोक रोक के PDF पॉज करके। कीटोन ग्रुप पढ़ लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लीजिएगा, सब पूरा नोट्स है, ठीक। उसके बाद की जा रही है, इतने ये आपके ग्रुप इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ, सीधी श्रृंखला क्या होती है, शाखित श्रृंखला क्या होती है, चक्रीय श्रृंखला तो अभी हमने बताया था ना। तो सीधी श्रृंखला एक सीधी चैन हो, शाखित श्रृंखला यानी एक शाखा निकली हो, एक चैन से किसी शाखा निकाल दी जाए, शाखित श्रृंखला। वलय चक्रीय संतृप्त यानी वलय द्वारा श्रृंखला बन जाए तो वलय चक्रीय श्रृंखला है। साइक्लोप्रोपेन यानी वलय चक्रीय संतृप्त, तो ये हो जाएगा बेंजीन, इस तरह बनता है, ठीक। फिर समझाती है श्रेणी यौगिक की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है और अणुओं की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, इसे समझाती श्रेणी कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा समझाती श्रेणी की परिभाषा, ठीक। तो IPSC नाम दे रखे हैं संयुक्त, ठीक। तो क्या IPSC नाम देख लीजिए ग्रुप के वाइज, ठीक। उसके बाद रखा है
संरचनात्मक समावयव वे यौगिक आणविक जो सूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न होती है। उदाहरण के लिए ब्यूटेन, यानी जिनका क्या हो, संरचना भिन्न हो लेकिन आणविक सूत्र समान हो, उसे संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। जैसे ब्यूटेन का एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, सब ब्यूटेन के ठीक से फॉर्मूला। सजातीय श्रृंखलियों के उदाहरण पढ़ लीजिएगा इसको। आईपीएससी नाम कैसे हैं, आईपीएससी नाम कैसे बनाओगे, तो आईपीएससी नाम भैया देख लिए, मेथ प्रोब्यूट पेंटहेक्स हेप्ट ऑक्नॉन्डक, ये तैयार कर लीजिए। इसे पीछे लास्ट में जोड़ देंगे, टेल्केन ब्यूटेन प्रोटन फंक्शनल ग्रुप अनुलग्न लगा के जोड़ देंगे। सारे हैं ठीक। एकल बंधक और क्लोरीन के साथ एल्केन, यानी क्लोरीन के साथ क्लोरीन यानी हैलोफॉर्म की कैसे आईपीएससी नाम लिखते हैं। ब्रोमीन के साथ कैसे लिखेंगे, तो ब्रोमोएथेन, ब्रोमोमेथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब पूरा लिख देंगे ठीक। आई के साथ आइडो लगा देंगे आगे। तो सारे आईपीएससी नाम, इसको देख लीजिए वीडियो पॉज करके ठीक। हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइडो इसमें क्या हो जाए, आइडो ब्यूटेन, आइडो पेंटेन, हेक्सेन। फिर क्रियात्मक एल्कोहल का कैसे लिखते हैं, तो एथिकोन में कैसे है, एल्कोन पहले हम एथ मेथ फिर लगा के लास्ट में ऑल जोड़ देते हैं। हमने पीछे देखा भी ना। तो मेथ एक कार्बन तो मेथेनॉल, 2 कार्बन एथेनॉल, 3 कार्बन प्रोपेनॉल, 4 है तो ब्यूटेनॉल, 5 पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, लेप्टेनॉल, तो पूरा हो जाएगा ठीक। उसी तरह देखिए दहन। अब देखिए कुछ कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म आ गया। दहन अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको जरूर देख के जाइएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊष्मा एवं प्रकाश का सृजन करते हैं। यह प्रक्रिया दहन कहलाती है। सी कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे, CO2 प्लस ऊष्मा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है, क्योंकि इनका पूरा संतृप्त कार्बन को काले धुएं पीली ज्वाला निकलती है, इनका पूरा दहन नहीं होता। ईंधन भैया देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, क्लास होगी बहुत लेंथी ठीक। हम पूरा लेकर आए आपको पूरा वन शॉट। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने या हाइड्रोजन को त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आप लोग ये तैयार कर लीजिए। क्षारीय केमनोफोर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं किसका, एल्कोहल का, ठीक, चाहे अम्लीय K2Cl2 सेवन लो, क्षारीय केमनोफोर ठीक। जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। तो इसी कहते हैं ऑक्सीकरण। संकलन अभिक्रिया क्या है, संकलन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे, या फिर हाइड्रोजनीकरण ठीक, एडिशन रिएक्शन, संकलन। तो ये देख लीजिए, पूरा देख लीजिए रिएक्शन, ये रिएक्शन है ठीक। तो इसका क्या कराएंगे, L2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलने की क्रिया को संकलन अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण कहते हैं ठीक। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण ठीक। पैडेलियम या निकेल की उपस्थिति में कराते हैं रिएक्शन। प्रतिस्थापन क्रिया, तो प्रतिस्थापन क्रिया को या क्लोरीनीकरण को, यानी मेथेन का क्रिया करा देंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरीन से तो क्लोरीनीकरण यानी मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। इसे ही प्रतिस्थापन क्रिया भी कहते हैं या फिर क्लोरीनीकरण कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के गुणधर्म, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। नंबर एथेनॉल के गुणधर्म क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सामान्य नाम एल्कोहल है। अर्धसूत्र एल्कोहल है। संरचना सूत्रस्थली से जल में घुलनशील है, रंगहीन, ओगन जलने वाले स्वाद उदासीन प्रकृति है। अब यह रासायनिक गुणधर्म, तो एथेनॉल का रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम मेथॉक्साइड बन जाता है, देख लीजिएगा ठीक। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। निर्जलीकरण कराते हैं, निर्जलीकरण ये रिएक्शन तैयार कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आए ठीक। ये CH3CH2 का निर्जलीकरण कराते हैं तो एथीन बन जाता है ठीक। निर्जली होकर एथीन का बनता है, 4 H2SO4। कुछ देशों में अल्कोहल तथा पेट्रोल का मिश्रण ही स्वच्छ ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर का सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। फिर देखा ईंधन के रूप में अल्कोहल, तो ईंधन के रूप में अल्कोहल का गन्ना का सूर्य प्रकार रासायनिक बदलने की सर्वाधिक सक्षम है। म्युनिसिपल सिर्रा बनाने में उपयोग किया लाया जाता है। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी होगा ठीक। इसको रोक पढ़िए जल्दी ठीक। उसके बाद देखा एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। अब एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म पूछा गया है। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल ठीक। तो दे रखा है एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, रंगहीन, द्रव स्वाद और खट्टा सिरके जैसी गंध आती है किसमें, एथेनोइक अम्ल में। फिर उसके बाद देखा सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम क्या है, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद देखा 3 से 4% विलयन का सिरका कहा जाता है। जिसमें 3 से 4% विलयन मिला है तो इसे सिरका कहा जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। यह ठंडी जलवायु में जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। अगर ठंडी जलवायु में गर्म जल जाए तो इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं।
अब बात की जाए रासायनिक गुणधर्म, इसकी रासायनिक गुणधर्म एसिटिक अम्ल बात की जा रही है तो इसका सबसे मोस्ट रासायनिक गुणधर्म होने वाला है स्टिरीकरण। स्टिरीकरण आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो एथेनोइक अम्ल को अल्कोहल के साथ अन्य के उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है स्टिरीकरण। यानी CH3COO CH2H5CH3 यानी अल्कोहल और एसिटिक अम्ल को मिलाकर एस्टर बनने की क्रिया को स्टिरीकरण कहते हैं। एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने या स्वाद उत्पन्न करने के कारक की तरह किया जाता है। एस्टर का उपयोग कहाँ करते हैं या इत्र बनाने में करते हैं। साबुनीकरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साबुनीकरण कैसे होगा तो यानी एस्टर या अम्ल क्षारक की उपस्थिति में क्रिया करके फिर से अल्कोहल विकासशीलीकरण बनाते हैं, इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक, तो क्योंकि इसमें साबुन तैयार होता है। यानी अगर एस्टर का पुनः NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो एथेनॉल बन जाएगा, पुनः एसिटिक अम्ल साबुन बन जाएगा। यही रिएक्शन क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। क्षारक के साथ हम रिएक्शन करा देंगे तो एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्षारक के क्रिया में लवण और जल बनाता था। अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर जल तथा लवण बनता भैया उदासीनीकरण। और अम्ल एसिटिक अम्ल क्षार से करा देंगे तो भैया लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा CH3COONA। ये सोडियम सिट्रेट है, इसे यही लवण कहते हैं और ये अम्ल हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रखा है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया तो भैया Na2CO3 के साथ कराते हैं तो CH3COONA बन जाता है, H2O CO2 बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थ्योरी पढ़ लीजिएगा, रिएक्शन दिखा रहे हैं खाली। और साबुन और अपमार्जक क्या भैया, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बन क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। इसका फार्मूला पूछा जा रहा है C17H35COONA होता है। साबुन केवल मृदु जल में सफाई करते हैं। साबुन क्या होता है, केवल मृदु जल में सफाई करते हैं। अपमार्जक की बात की जाए तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। वो क्या होते हैं, साबुन सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, ये अमोनियम और सल्फेट लवण होते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक कठोर व मृदु दोनों में सफाई किया जाता है। ठीक, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जाए, इतना लेंथी चैप्टर है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लेंथी चैप्टर। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर के जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। ये साबुन का निर्माण कैसे होता है, वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर के जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वसा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउटसाइड साबुन प्लस ग्लिसरॉल। रिएक्शन देख लेंगे, नीचे हम साबुन मिसेल पूरा बना है। ठीक, इसको बना लीजिएगा, देख लीजिए। आगे वाला Na+ होता है, पीछे वाला ध्रुवीय होता है। उसके साबुन की संरचना लंबा हाइड्रोकार्बन भाग जो जल में विरोधी सिरा होता है, किंतु तेल व ग्रीस हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। जल विरागी सिरा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक, जलरागी एक से होता है, आयनिक भाग Na+ जो होता है जलरागी होता है, जल विरोधी होता है। साबुन की सफाई प्रक्रिया मैल तैलीय वाला पढ़ लीजिएगा, इसको हेडिंग तैयार कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कि साबुन की सीमाएं क्या, कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी साबुन को कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जा सकता। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम व कैल्शियम लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनता है। यानी अगर मैग्नीशियम और इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करके जाएगा, अघुलित पदार्थ स्कम बना लेगा। यह स्कम सफाई में कठिनाई पैदा करता है। ये जो स्कम होता है ये सफाई में कठिनाई पैदा करता है। उसके अपमार्जक में लाभ, तो अपमार्जक के क्या लाभ है, कठोर व कोमल जल दोनों में उपयोग किया जाता है। अपमार्जक अघुलनशील पदार्थ नहीं बनता इसमें। अब साबुन और अपमार्जक में अंतर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10 2025 साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो ये प्राय वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये जो प्राय वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, कौन, साबुन। अपमार्जक की बात की जाए तो ये प्राय बेल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते, लेकिन ये मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़ों को साफ कर सकते हैं। साबुन कपड़ों कठोर जल में क्या होते हैं, साबुन कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते, लेकिन ये कठोर जल में भी कर सकते हैं अपमार्जक। ठीक, उसके बाद बात की जा रही है और हेडिंग है। ठीक, देख लीजिए पूरा। ठीक, लेंथी क्लास होने वाली। इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। ये तेल युक्त होते हैं, इसलिए इनकी सफाई का गुण मार्जक की तुलना में कम होता है। ये तेल रहित होते हैं, इसलिए इनमें सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। इनका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। ठीक, दोनों एक ही है। ठीक, इसके बाद इसमें उत्प्रेरक की बात की जाए तो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक अभी हमने पहले चैप्टर में उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो बिना अभिक्रिया को प्रभावित किए अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल या पैलेडियम नामक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। उदाहरण के लिए बात करें वनस्पतिकरण अभिक्रिया। वनस्पतिकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसे वनस्पतिकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, सामान्यकरण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल पैलेडियम नामक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। ऐसी अभिक्रिया को वनस्पतिकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उद्योगों में इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों का वनस्पतिकरण करके लिए किया जाता है, यानी वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वनस्पति तेलों का समानता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है।
ठीक। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया गया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया गया, तो ये बन गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक, एक बार खाली हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक, इसको रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन जितने भी हम आपको बोर्ड पे समझा देंगे। ठीक, अगर आपको लोगों को बोर्ड पे समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको सारे रिएक्शन जो चैप्टर नंबर 4 के सारे कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, ये सब हम आपको बोर्ड पे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा अच्छा है और क्यों, संतृप्त ये सब कौन सा चीज को पढ़ लीजिएगा पूरा, हम सेशन में क्या है। देखिए अगला प्रश्न वो लगता खाली का। ठीक, अगला खाली। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला नहीं है प्रश्न में, इतना ही हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम रहने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो ये चौथा चैप्टर, लास्ट चैप्टर है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे क्लास 10th में यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, उन बच्चों के लिए क्लास 10th का लास्ट वाला चैप्टर है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर भैया हमने पहले भी बताया, अब भी बता रहे हैं कि केमिस्ट्री के रिएक्शन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल और बायोलॉजी के डायग्राम जिनको नहीं है तैयार वो कर ले तैयार, क्योंकि करना है आपको साइंस पे वार और लाना है 95 के पार, तो हो जाए तैयार यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। उससे पहले हम जाएं कि आप लोग भैया पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे शेयर, और जो बच्चे कर चुके हैं वो कर दे लाइक और कमेंट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।